बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और केरियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केरिया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत ग्लोबल मार्केट के साथ ही करते हैं सर। लगता है गिरेगा गिरेगा, घटेगा घटेगा, और फिर बढ़ जाता है, फिर लाइफ हाई बनाता है। कल फिर से डाउ S&P लाइफ हाई पर पहुंच गए, नेस्डेक फिर से लाइफ हाई बनाने के चक्कर में। बिल्कुल। क्या क्या लग रहा है सर? मतलब वो अंबुजा सीमेंट की तरह की ये दीवार टूटती क्यों नहीं, वैसे ये मार्केट गिरता क्यों नहीं? अनिल जी, इसमें एक उदाहरण और भी बनता है। स्विमिंग पूल के बगल में जो डाइविंग पैड होता है ना, हाँ हाँ। वो 10 फुट ऊपर चला गया, फिर 15 फुट चला गया, फिर बोला अच्छा 18 फुट भी ऊपर चला जाता हूँ। तो अभी बाजार की जो स्टेट है ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स की, कि जितना भी 2-4 फुट ऊपर और चढ़ेगा ना, उतनी जोर औंधे मुंह गिरेगा, स्विमिंग पूल के तलहटी में जाके अपना माथा देके मारेगा। तब इसका गिरना और डूबना निश्चित है। डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक, फुटसी, डैक्स, इनको सबको डूबना है, और डूबने के पहले ये अंतिम छलांग और ऊपर की लगा रहे हैं। तो इस छद्म के अंदर मत फंसिए। तो अगर ये डूबेंगे तो हमारे मार्केट भी डूबेंगे फिर? देखिए, वो तो ऐसा है कि गाना तो वही होता है कि मैंने वो जो मुहावरा है ना, पूरा डूबेंगे तो साथ लेके डूबेंगे सनम। हाँ पर हाँ अपनी निफ्टी जो है ना, वो थोड़ी सी स्मार्ट ज्यादा है। हाँ। उसने पहले डूबना शुरू कर दिया। निफ्टी की चाल देखिए, वो तो घटी रहा। लास्ट 3 दिन में भी जो रिबाउंड है, मतलब निफ्टी ठीक से आके कुर्सी पे भी बैठने को तैयार नहीं, जमीन पे ही पड़ी है अभी तक। तो निफ्टी ऑलरेडी घट रही है। ग्लोबल मार्केट्स एक अपना लास्ट बुल ट्रैप बना रहे हैं। ठीक बात है। तो निफ्टी पहले से कमजोर होना शुरू हो चुका है। चलिए, कमजोरी के संकेत तो आ रहे हैं। अब किस लेवल के नीचे आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस है? बहुत अभी वैसे भी अभी भी हाई है, ऐसे कॉन्फिडेंस में आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन किन लेवल के टूटने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, डाउ पे भी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी? डाउ नैस्डैक के ऊपर देखिए, एक सेल कॉल शायद नेक्स्ट वीक के मिडिल तक आएगा। अभी तो एक बार वो थोड़ा फुदक रहे हैं, तो उधर हम नहीं ध्यान देंगे। निफ्टी का जो मंदी का सौदा बरकरार है, उसके अंदर अगर 25,200 के ऊपर बंद दे देता है, तो एक बार हम मंदी को काट लेंगे। हो सकता है फिर 25,700 पे मारने वापस मिले। 25,200, 2,200 का आप समझो ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बंद भाव से पकड़ के चलिए। और एक बार दिवाली के पहले पहले 24,500 के भी नीचे एक तरफा घट जाए, नहीं लगता है। 25,200 से 25,200, 250 से लेके 24,500 तक की फिलहाल रेंज है। और लॉन्गर टर्म पिक्चर फिर उसके बाद हम दिवाली के बाद बनाएंगे। ठीक बात है। तो ये निफ्टी की बात हुई, लेकिन अब 24,500 टूटा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस मंदी की तरफ बढ़ जाएगा कि भाई अब वो 20, 21, 22,000 जो भी वो भी आ सकता है? अनिल जी, कॉन्फिडेंस तो हर रोज जीरो ही रख के आते हैं बाजार में। कॉन्फिडेंस नाम का शब्द खाली डिक्शनरी में है। अगर बाजार 24,500 के नीचे चला जाएगा तो और बेच देंगे। ठीक बात है। और डाउ पर क्या सिचुएशन लगती है? किन लेवल के नीचे आपको लगता है कि डाउ बंद होगा या टूट जाएगा, कर जाएगा, तो फिर आपको अमेरिका में बड़ी मंदी दिखती है? नहीं, उसके ऊपर मैं कॉल नेक्स्ट वीक ही लूंगा। ओके। एक बार फिलहाल उनको थोड़ा सा सरकने दीजिए, पूरा प्रॉपर सेटअप बनने दीजिए। सेटअप के बाद वो ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई होगा। राइट अवे वो ट्रिगर पॉइंट नहीं है। हम एक लार्जर स्ट्रक्चर की बात करें कि टॉप आउट जोन में है। वो सेलिंग के ट्रिगर नेक्स्ट वीक हम आइडेंटिफाई करेंगे डाउ जोन्स पे। तो अब आते हैं गोल्ड पर। काफ़ी बढ़ गया है, लाइफ हाई पर है। बहुत सारे लोग है ना, समझ ही नहीं पा रहे खुश होना है कि दुखी होना है। एक तो ये कि जो गोल्ड खरीदा उसका भाव बढ़ गया तो खुश होना चाहिए, लेकिन दुखी ज़्यादा है कि लेना था रह गया। तो क्या जिन लोगों को सस्ता सोना खरीदना है उनको मौका मिलेगा? क्या मिलेगा? तो किन लेवल्स पर खरीदने का मौका मिलेगा? अनिल जी, गोल्ड की चार्ट पे कोई परिवर्तन नहीं है। जो अपनी आखिरी वार्ता थी कि 22,500 2300 के आने के बाद इसमें एक सस्टेनेबल बाई पैटर्न बनेगा। देखिए, सारे न्यू हाई लेने के नहीं होते हैं। बहुत सारे छदमी पैटर्न भी होते हैं गोल्ड में। मुझे वो अभी भी सेम छदमी पैटर्न ही बरकरार दिख रहा है। तो हम निवेश की बाइंग के लिए 22,500 2300 तक का वेट करेंगे। और शॉर्ट सेलिंग का ट्रिगर जब आएगा गोल्ड में तब आएगा। अभी फिलहाल कोई सौदा नहीं है। और कोई को शादी ब्याह के लिए शॉपिंग करनी है तो फिर चार्ट नहीं देखी जाती है। शादी ब्याह में तो लगन की कुंडली और फेरे का टाइम देखा जाता है, वहां तो खरीदना ही पड़ेगा। ये बात तो सही है। वो तो आप भाव के हिसाब से आगे सरका नहीं सकते शादी आगे पीछे करे। और ये जी जी। कमाई के कमाई के फैसले चार्ट देख के कर सकते हैं, लुगाई के फैसले चार्ट देख के नहीं कर सकते। ये सलाह आपकी दीप के लिए है? ये आप सर, दीप ये सलाह नहीं, दीप कभी से इंतजार करें कि 50,000 गोल्ड का भाव आए तो मैं शादी के बारे में सोचूं। चलिए, तो ये है आपके गोल्ड के चार्ट्स जो अभी भी मजबूत ही दिख रहे, लेकिन अल्टीमेटली गिरेंगे। अच्छा, आइए तेल।
कच्चा तेल, मतलब तेल का तेल निकलेगा या तेल को शॉर्ट करने वालों का तेल निकलेगा? क्या लेवल्स आपको दिख रहे हैं? देखिए, तेल का जो तेल निकलेगा वो तो 2025 में निकलेगा, ठीक है। हम्म। तब भाव ही नहीं बचेंगे कोई। पर फिलहाल जो अपन ने एक बार 62-63 डॉलर का दांव लगाया था और वहां से हमने वापस आपके साथ डिस्कस भी किया था कि हम 84-85, क्या पता 87 तक भी जा रहे हैं। तो करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो लास्ट 2 दिन पहले थोड़ा ऊंच नीच हो गई थी, जोर से इंट्राडे में घट गया था, तो ये सब छद में है। 87-88 का भाव एक बार लगता है क्रूड का। और क्या पता कोई ज्यादा बमबारी हो गई, ईरान को कूट ही दिया बिल्कुल इसराइल ने, तो 87-88 भी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में तेल की चार्ट ऊपर की तरफ ही लपक रही है और उसी तरफ हमें बने रहना चाहिए। जब ये फेज पूरा होगा और कोई ग्लोबल मंदी का पूरा वातावरण जब बनना शुरू होगा, तब वो हम तेल का तेल निकालेंगे। अभी तो हम तेल की तेजी में ही है। तो 87-88 हो गया तो हमारी मार्केट की तो बैंड बच जाएगी सर। हाँ जी सर। अगर 87-88 क्रूड हो गया, कच्चा तेल पहुंच गया ब्रेंट क्रूड, यहाँ से $10 और ऊपर, तो अपनी तो बैंड बच जाएगी मार्केट की। हाथ जोड़ के अनिल जी, अग्रिम क्षमा याचना के साथ, आप कहो तो मैं कान भी पकड़ लूं। ये सब मन गढ़ंत बातें जो फैल गई है ना, फंडा के नाम पे लोगों को मेंटल करने वाली थ्योरीज आ गई है। अच्छा। कॉमन सेंस से बड़ी कोई फंडामेंटल नहीं है। हम्म। देखिए, ब्याज की दरें या क्रूड का भाव या रेंटल्स या सैलरीज, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कमाई बढ़ रही है और लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, तब वो देंगे। और दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स के अंदर में कोई चीज घट जाएगी तो अच्छी है और कोई चीज बढ़ जाएगी तो अच्छी है, दोनों बातें गलत है। स्मूथ एक्सपेक्टेड चेंजेस अलाउ वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स टू मेक एडजस्टमेंट्स। तो चाहे इंटरेस्ट रेट घटे चाहे बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को। अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन, जहां हमें एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलता है, जब इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं, तो वो बाजार के लिए खराब होते हैं। आप एक बात बताओ, आबादी बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रुपए की सप्लाई गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से उठा उठा के नीचे फेंक रही है, उसके बाद लोग बोलते हैं मेरे को तेल फोकट में चाहिए, ऑफिस का भाड़ा नहीं देना, मेरे को आधे भाव में ऑफिस चाहिए। ये अन्याय की बातें होती है। ये कोई फंडामेंटल नहीं, सब मेंटल बनाने वाले फंडा है। धंधा मजबूत है, व्यापारी खर्चा बढ़ा के करेगा। नॉर्मल मार्केट्स में, नॉर्मल इकोनॉमीज में, अगर नॉर्मल प्राइस इंक्रीजेस एनर्जी के हों या इंटरेस्ट रेट्स के हों, तो ही वो हेल्दी बाजार है। खैरात पे खा के कोई धंधा कर रहा है तो कोई फंडामेंटल्स पॉजिटिव नहीं है। इससे ज्यादा स्ट्रांग में ये बात कह नहीं सकता। 20 साल में बात मैंने 20 साल कही होगी, और फिर भी ये थ्योरीज चारों तरफ सोशल मीडिया पे फ्लोट होती है। क्रूड बढ़ जाएगा तो निफ्टी घट जाएगी। मतलब फोकट में खैरात खा के काम करना है तो काहे के लिए फिर निफ्टी बढ़ेगी? खैरात खाने की जरूरत अगर है, तब तो इसका मतलब इकोनॉमी कमजोर है। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। नॉर्मल रेंज में जो भी कंज्यूमेबल्स और इनपुट्स के कॉस्ट है वो बढ़ते हैं, तो वो अच्छी हेल्दी इकोनॉमी और हेल्दी बिजनेस एटमॉस्फेयर का सूचक होता है। शॉकिंग मूव आती है तो उसके अंदर में परेशानी आती है। परफेक्ट, ठीक बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि इस मार्केट में अगर कमजोरी होनी और इसे नीचे ही आना है, तो ये बताएं कि क्या बेचा जाए, शॉर्ट किसे करना है? देखिए, शॉर्ट सेल का सौदा जो है ना, थोड़ा एडवेंचरस ज्यादा है। नहीं जी, भले ये मंदी भी आ रही है कि टाइम टू टाइम शॉर्ट सेल के अंदर में ना फटाक से बाजार घूम जाते हैं। सन टीवी में मान लो डाउनसाइड ब्रेकआउट आ गया, पर आपके जी और डिश टीवी इस इंतजार में है, पता नहीं कौन से देवी या देवता के बस इंतजार में लग रहे हैं कभी भी आरती शुरू होगी और जी और डिश टीवी बिल्कुल ऊपर फट जाएंगे। तो एक मीडिया के सेक्टर में मान लीजिए एक अपवाद हो गया कि सन टीवी की चार्ट में शॉर्ट सेल है। हेल्थ केयर के अंदर में आपके अपोलो हॉस्पिटल में अगर शॉर्ट सेल का सिग्नल है, ठीक है। स्टील के सेक्टर्स के अंदर में जिंदल के स्टॉक्स में शॉर्ट सेल का सिग्नल है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलती है मेरे को 100 शेयर बेचने की गलती मत करना, मैं 70-80% बढ़ जाऊंगी यहां से। अगर सांडूर मैंगनीज और एमओआईएल डिलीवरी बाइज हैं और टाटा स्टील में भी 4-5% के ऊपर की जगह है, तो देखिए शॉर्ट और लॉन्ग जो है ना, पूरा बाजार, न तो सारे सेक्टर्स एक साथ चल रहे हैं और ना ही विद इन सेक्टर्स सारी की सारी मूव्स एक साथ हो रही है। ऑटोस के अंदर अगर हमने टाटा मोटर्स में तेजी करनी है और साथ में वहीं पे बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉर्प के अंदर कोई 10-12-15% के, 20% के करेक्शन मौके पे हाथ लग जाएंगे, तो शॉर्ट सेलिंग का काम जो है ना, ये फुल टाइम बाजार के नशेड़ियों के लिए है, जिनके पास स्क्रीन पे बैठने के अलावा और कोई काम नहीं है। शांति का, इज्जत का पैसा
अभी भी बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक्स हैं जिनको डिलीवरी लेके आप कमा के बना सकते हो, और मोटा पैसा ज्यादा बनेगा वही डिलीवरी वाले स्टॉक्स में। चलिए मान निफ्टी लीजिए घट भी जाएगी यहाँ से जी 1000 पॉइंट, तब जी भी निफ्टी घट जाएगी यहाँ से 1000 पॉइंट, तब भी अनिल जी मेरे पास 50 स्टॉक्स की लिस्ट है जिनको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो लिस्ट भी आपसे पूछूंगा, लेकिन चलिए मान लें कि शॉर्ट सेलिंग करने का काम नशेड़ियों का है, जिनकी आदत है, वही लती लगी हुई, क्या करें तो। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या अपना पोर्टफोलियो इस वक्त खाली कर दें, जीरो करके बैठ जाएं? अगर इतनी मंदी और कमजोरी का माहौल है तो क्या उन्हें अपनी होल्डिंग्स बेच देनी चाहिए, म्यूचुअल फंड के जो भी यूनिट्स वगैरह है रिडीम कर लेनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुनिए, शादी की बारात बिल्कुल बरकरार है, सिर्फ ये है कि नाचते नाचते थोड़ी सी थकी है। इसके अंदर में आप मैयत उठाने की कोशिश मत करो बाजार की। तो मतलब अगर किसी का साल भर का 2-3 साल का व्यू है तो अपने इन्वेस्टमेंट में बनाने की कोई टेंशन नहीं, करेक्ट? अनिल जी, मैं कह रहा हूं बार बार, हमारे निवेशक मेरे से झगड़ने लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं कि आप हर वीक 5 7 8 नए स्टॉक, जहां 50% 80% की चाल है, बता देते हो भाई बैंक लूटे क्या, कहां से लाए इतने पैसे। तो निवेश के मौके इतने ज्यादा हैं कि लोगों के पास पैसे कम है। शॉर्ट सेलिंग वॉट सेलिंग जो है, ये फुल टाइम प्रोफेशनल्स का एक अहंकार मान लो, या कि भाई ठीक है ट्रेडिंग करते हैं, आती है तो हम ट्रेडिंग भी करेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बैंक निफ्टी अभी भी कस के घटने को रेडी है, और पीएसयू बैंक इंडेक्स एकदम से कसमसाई हुई है कि यहां से 50% 70% तक के अप मूव बहुत सारे पीएसयू बैंक स्टॉक्स में अगले 4 5 महीने में आ जाएंगे। तो जो अपनी बात 15 20 दिन पहले हुई थी कि एक बार फिलहाल जो सारे के सारे कछुए हैं वो अपनी चाल पूरी कर चुके हैं, लार्ज कैप्स में करेक्शन है, और खरगोश अभी भी यहां से दबा के भागने के लिए तैयार है, और टाइम टू टाइम उनमें बाइंग आएगी। आज अगर इंगरसोल रैंड में बाई आ गया, 50% बढ़ेगा। कोचिन शिपयार्ड में 50% यहां से बढ़ने, 50 के 70% बढ़ेगा। भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएचईएल, ये डिफेंस के दुनिया भर के स्टॉक्स में जो करेक्शन हो गया, 4 महीने पहले हमने बोला डिफेंस के अंदर में 30 35% का करेक्शन आएगा, आ गया। अब वो सारी की सारी चार्ट्स बाई के लिए है। तो देखिए, इंडेक्स जो है ना, निफ्टी जो है, ये बाजार की इमोशन है, सेंटीमेंट है। पर जो रोजी रोटी है ना, जो दाल रोटी है, जिसे घर खर्चा बढ़िया चलेगा, संपत्ति भी बनेगी, वो अभी भी ये बाजार निवेशकों का ही बाजार है। ये शॉर्ट सेलिंग वॉट सेलिंग खाली झूठी दादागिरी है। वो भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो इन्वेस्टर्स के तौर पर आप बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, ये राय है सुशील केडिया साहब की। हाँ, लेकिन अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं और आप अपने सौदों को संभालना जानते हैं, तो ही आप शॉर्ट करें। धन्यवाद सुशील जी समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को